उधम सिंह नगर के खटीमा की शांत गलियों में जब ठंडी हवाएं नवंबर की सुबहों को छूती थीं, तो कोई नहीं सोच सकता था कि ये कस्बा बहुत जल्द एक ऐसे अपराध का गवाह बनेगा जिसकी गूंज न केवल स्थानीय लोगों के बीच बल्कि पूरे राज्य और देश तक फैलेगी। क्योंकि ये कहानी केवल एक हत्या की नहीं थी। ये कहानी थी विश्वास और प्रेम के नाम पर किए गए धोखे और क्रूरता की। ये कहानी थी एक महिला के टूटे सपनों और एक पुरुष की स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं की। और यही कारण है कि जब हम पूजा मंडल के जीवन की परतों को खोलते हैं तो उसमें हमें एक साधारण स्त्री की मेहनत, संघर्ष और उम्मीदें नजर आती हैं। पूजा का जन्म नानकमत्ता की बंगाली कॉलोनी में हुआ था, जहां छोटे छोटे घरों की कतारें, भीड़ भाड़ वाली गलियां और कामकाजी लोग रोजमर्रा की लड़ाई लड़ते दिखाई देते थे। उसके माता पिता साधारण लोग थे जिनके पास धन दौलत भले ना हो, पर सपनों की कमी नहीं थी। और पूजा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई और अपने आत्मविश्वास के लिए जानी जाती थी। उसकी मुस्कान में एक सजीव गर्माहट थी जो हर मिलने वाले को प्रभावित करती थी। यही कारण था कि जब उसकी शादी कुछ साल पहले शक्ति फार्म में एक युवक से हुई तो परिवार को लगा कि अब उसकी जिंदगी स्थिर हो जाएगी। मगर वैवाहिक जीवन में तनाव, असहमति और रोजमर्रा के झगड़ों ने धीरे धीरे उस संबंध को तोड़ दिया। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद पूजा ने साहस जुटाया और अपने पति से अलग होकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के पीछे उसका इरादा केवल खुद के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे और बेटी के लिए था, जिनके भविष्य को वो उज्जवल बनाना चाहती थी। और यही उसे खटीमा के छोटे से दायरे से बाहर गुरुग्राम जैसे महानगर तक खींच ले गया, जहां उसकी छोटी बहन पुर्मिला बिस्वास पहले से ही काम कर रही थी। गुरुग्राम का स्पा सेंटर उसके लिए नया ठिकाना बना। यहाँ वो ग्राहकों की सेवा करती, थकान भारी मुस्कुराहट के साथ देर रात तक काम करती और फिर भी हर सुबह नए संकल्प के साथ उठती। उसके भीतर ये विश्वास था कि मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, परंतु जिंदगी के इस नए मोड़ पर भी उसे अकेलेपन की पीड़ा सताती रही। 2 बच्चों से दूर, परिवार से दूर, वो हर रात सोचती कि क्या कभी उसे ऐसा साथी मिलेगा जो उसे सच्चे अर्थों में समझे, उसका सहारा बने और उसकी भावनाओं को महत्व दे। और इसी खालीपन की दरार में धीरे धीरे प्रवेश हुआ मुश्ताक अली नामक व्यक्ति का, जो सितारगंज के गौरी खेड़ा का निवासी था। कभी खटीमा में पंक्चर की दुकान चलाने वाला ये व्यक्ति अब गुरुग्राम में टैक्सी चलाकर अपनी किस्मत आजमा रहा था। उसकी आंखों में हमेशा पैसों और सुविधाओं की भूख झलकती थी। उसका स्वभाव चालाक था और वो अक्सर आसान रास्तों से सफलता पाने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन संयोगवश जब पूजा और उसकी बहन पुर्मिला ने कहीं जाने के लिए टैक्सी बुक की, तो चालक के रूप में सामने आया यही मुश्ताक। पहली नजर में वो साधारण सा आदमी लगा, मगर उसकी बातें हंसमुख और चापलूस थीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। और पूजा जैसी महिला जो समय मानसिक तनाव और अकेलेपन से गुजर रही थी, उसके शब्दों की मिठास में बंधती चली गई। शुरुआत में ये मुलाकात बस औपचारिक थी, पर जल्द ही मुश्ताक ने उसके नंबर हासिल कर लिए और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। वो हर रोज किसी न किसी बहाने से फोन करता, लंबी लंबी बातें करता, पूजा की समस्याओं को सुनता और उसे ये एहसास दिलाता कि वो अकेली नहीं है। धीरे धीरे पूजा को लगने लगा कि यही वो शख्स है जो उसकी टूटी हुई जिंदगी में एक नई उम्मीद, एक नया सहारा ला सकता है। और जब कोई स्त्री बार बार टूटने और संघर्ष करने के बाद किसी पर विश्वास करने लगती है, तो वो विश्वास उसके लिए सब कुछ बन जाता है। पूजा में भी वही किया। वो मुश्ताक पर भरोसा करने लगी। उसने उसे अपने जीवन के हर पहलू में शामिल करना शुरू कर दिया। आर्थिक रूप से मदद करना हो या भावनात्मक सहारा देना, वो हमेशा मुश्ताक के लिए तैयार रहती। धीरे धीरे इस रिश्ते में उसकी ओर से गहराई आने लगी, जबकि मुश्ताक के भीतर ये रिश्ता केवल एक साधन था, एक अवसर था अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का। उसने पूजा से समय समय पर पैसे मांगे, कभी कार के लिए, कभी जमीन के लिए, और पूजा ने बिना किसी संदेह के उसकी हर मांग पूरी की। इतना ही नहीं, उसने सितारगंज में उसके नाम से एक प्लॉट तक खरीद डाला। ये सब करते हुए वो ये विश्वास करती रही कि मुश्ताक उसका जीवन साथी बनेगा, क्योंकि उसने उससे शादी का वादा किया था। मगर सच ये था कि मुश्ताक कभी भी ईमानदार नहीं था।
उसकी चालाकी गहराई तक छिपी हुई थी। और ये सब कुछ होते होते 2 साल गुजर गए। इन 2 सालों में पूजा ने उसे अपना सब कुछ दिया, प्यार, विश्वास और मेहनत की कमाई। लेकिन उसकी किस्मत में जो लिखा था वो कहीं और ही ले जा रहा था। मुश्ताक ने चुपके से अपने गांव में किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली और जब ये बात पूजा तक पहुंची तो उसकी दुनिया जैसे बिखर गई। वो टूटी ही आवाज में उससे सवाल पूछती, रोती, गुस्सा करती, पर मुश्ताक हर बार टाल देता, बहलाता और झूठे वादों से उसे चुप कराता। पर अब पूजा को सच्चाई का आभास हो गया था और उसने ठान लिया था कि या तो मुश्ताक उससे शादी करेगा या फिर वो सबके सामने उसकी सच्चाई उजागर कर देगी। ये धमकी मुश्ताक को नागवार गुजरी क्योंकि उसका नया परिवार और समाज के सामने उसकी इज्जत पर खतरा था। और इसी क्षण से उसकी सोच में वो अंधेरा उतर आया जिसने आगे चलकर इस खौफनाक हत्याकांड का रूप लिया। उसने तय कर लिया कि पूजा को रास्ते से हटाना होगा। मगर इस निर्णय तक पहुंचने से पहले दोनों के बीच कई कड़वे संवाद, तनाव और भावनात्मक टकराव हुए, जिसमें पूजा का दर्द और मुश्ताक की स्वार्थपरता हर मुलाकात में और स्पष्ट होती चली गई। समय बीतते बीतते जब पूजा को मुश्ताक की असलियत का पता चला कि उसने चुपके से अपने गांव में दूसरी शादी कर ली है, तो उसके भीतर का विश्वास टूटकर गहरे दर्द में बदल गया। वो बार बार सोचती कि कैसे उसने अपने बच्चों से दूर रहकर, अपनी मेहनत की कमाई को दांव पर लगाकर, अपनी भावनाओं को दांव पर रखकर उस इंसान को सब कुछ सौंप दिया जो उसे जीवन साथी बनने का वादा कर चुका था। और अब वही इंसान किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। ये विचार उसे भीतर से खा रहा था। उसकी आंखें अक्सर आंसुओं से भर जातीं और हर मुलाकात में वो मुश्ताक से सवाल करती, तुमने ऐसा क्यों किया? जब शादी करनी थी तो मुझसे वादे क्यों किए? मेरे बच्चों से वादे क्यों किए? मुझसे मदद क्यों ली? और हर बार मुश्ताक अपनी चालाकी भरी मुस्कान के साथ बातों को टाल देता। कभी कहता कि ये शादी मजबूरी में करनी पड़ी, कभी कहता कि समाज का दबाव था और वो जल्द ही सब ठीक कर देगा। मगर भीतर ही भीतर वो जानता था कि उसका असली इरादा पूजा से छुटकारा पाना है, क्योंकि अब वो उसके लिए बोझ बन चुकी थी, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि उसकी प्रतिष्ठा के लिए भी। मुश्ताक के मन में ये डर घर कर गया कि अगर पूजा ने सच में सबके सामने उसका राज खोल दिया तो उसके गांव और समाज में उसका चेहरा काला हो जाएगा। उसके रिश्तेदार और नई पत्नी तक उससे नफरत करने लगेंगे और ये डर धीरे धीरे उसके भीतर घृणा और हिंसा में बदलने लगा। दूसरी ओर पूजा का दर्द अब गुस्से और हताशा में बदल रहा था। वो अपनी बहन पुर्मिला से फोन पर अक्सर रोते हुए कहती कि उसने शायद गलत इंसान पर भरोसा कर लिया है, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वो हर हाल में चाहती थी कि मुश्ताक अपने वादे निभाए और उससे शादी करे। वो उसे बार बार कहती कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं पुलिस तक जाऊंगी, सबके सामने तुम्हारा राज खोल दूंगी। इस धमकी ने मुश्ताक की नींदें छीन ली। वो हर दिन नए बहाने बनाता, कभी कहता कि पैसे का इंतजाम होने दो, कभी कहता कि परिवार को मान लेने दो। मगर जैसे जैसे पूजा का दबाव बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी योजनाएं भी अंधेरी होती चली गईं। उसने तय किया कि इस समस्या का एक ही समाधान है और वो है पूजा को रास्ते से हटाना। पर यह काम आसान नहीं था। वो जानता था कि अगर सीधे साधे तरीके से हत्या की तो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने सोचना शुरू किया कि कब, कैसे और कहां ऐसा किया जाए कि कोई गवाह न हो और सबूत भी मिट जाए। इस बीच पूजा उसकी चालाकी को समझ रही थी, पर उसका दिल अब भी ये उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो अब भी उससे मिलती थी, बात करती थी, लड़ाई करती थी, मगर फिर भी उसे किसी कोने में भरोसा था कि शायद मुश्ताक बदल जाए। और यही भरोसा अंततः उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। नवंबर 2024 की ठंडी रातों में जब खटीमा और उसके आसपास की गलियां सन्नाटे से भर जाती थीं, तब मुश्ताक ने अपनी योजना को मूर्त रूप देना शुरू किया। उसने पूजा को यह कहकर बुलाया कि उसे सब साफ करना है, उसे अपने परिवार से मिलवाना है और आगे का रास्ता तय करना है। पूजा, जो इन वादों में पहले भी बह चुकी थी, इस बार भी बिना अधिक शक किए उसके बुलावे पर तैयार हो गई। उसने अपनी बहन से कहा कि वो जल्दी लौट आएगी और बच्चों से भी जल्द मिलने जाएगी। मगर उसे क्या पता था कि जिस मुलाकात के लिए वो तैयार हो रही थी वही उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात होगी। उधर मुश्ताक ने सब कुछ पहले से सोच रखा था। उसने अपने साथ चाकू रखा, एक बोरा और पत्थर का इंतजाम किया और दिमाग में उस सुनसान जगह की तस्वीर साफ कर ली जहां वो अपने अपराध को अंजाम देगा।
उसकी चालाकी ये थी कि उसने पहले से तय कर लिया था कि शव को टुकड़ों में कर नहर में फेंक देगा ताकि पहचान मुश्किल हो जाए। 16 नवंबर की वो रात, जब आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था और नहर के किनारे घना अंधेरा पसरा हुआ था, वही रात थी जब उसने पूजा को खटीमा के इस्लाम नगर से काली पुलिया अंडरपास की ओर ले जाने का बहाना बनाया। रास्ते में पूजा के मन में थोड़ी शंका भी उठी। उसने पूछा, कहाँ ले जा रहे हो मुझे इतनी रात को? तो मुश्ताक ने अपने मीठे शब्दों से उसे शांत कर दिया कि बस थोड़ी देर और सब ठीक हो जाएगा। मगर उसके भीतर का दाना वह पूरी तरह जाग चुका था। वो बार बार चाकू को कसकर पकड़ता और खुद को समझाता कि यही उसका अंतिम समाधान है, अब कोई और रास्ता नहीं बचा। दूसरी ओर पूजा के मन में अब भी उम्मीद की एक डोर थी कि शायद ये रात उसकी जिंदगी को नया मोड़ देगी। शायद वो सच में उसके साथ घर बसाएगा। मगर उसे ये आभास भी था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अब किसी कीमत पर चुप नहीं बैठेगी। इस मानसिक खींचतान के बीच दोनों धीरे धीरे उस सुनसान जगह की ओर बढ़ रहे थे जहां अंधेरे की चादर तनी हुई थी और नहर का पानी रहस्यमय आवाज करता बह रहा था, मानो खुद प्रकृति भी आने वाली त्रासदी की गवाही देने के लिए तैयार हो रही हो। उस रात की हवा में एक ठंडी सनसनी थी। नहर के किनारे पेड़ों की डालियां चरमराती रहीं और दूर दूर से कभी कभार किसी कुत्ते की भौंक सुनाई देती रही, जैसे सारी दुनिया ने सांस रोककर उस एक पल का इंतजार कर रखा हो। मुश्ताक का चेहरा उस समय बिल्कुल अलग था। उसके भीतर जो कोई जहर उभर आया था वो अब नियंत्रित नहीं रह रहा था। उसने पूजा की आंखों में झांक कर देखा। वहां कातर उम्मीद और बेबसी थी। पूजा ने अपनी तारीफों भरे भरोसेमंद लफ्जों को याद किया, उन वादों को जिन पर उसने अपना जीवन उसी तरह दांव लगा दिया था जिस तरह किसान अपनी फसल के लिए मिट्टी को समेटता है। पूजा ने विनम्रता और भरोसे की आवाज में पूछा कि आखिर क्या बात है, पर मुश्ताक की तस्वीर में अब कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ गणना और अंतिम निर्णय का ठंडा ध्यान था। उसने अचानक हमला कर दिया। नाकों की धार ठंडी और निडर थी। पूजा ने जैसे ही चिल्लाने की कोशिश की, मुश्ताक ने उसकी आवाज दबा दी। उसकी कोशिशें, उसके हाथों की हलचलें, उसकी सांसों की पकड़, ये सब कुछ उस अंधेरे में जैसी ठहर से गईं। वो कोशिश करती रही, लड़ती रही, पर मुश्ताक के इरादे पक्के थे और उसने क्रूरता के साथ उस भरोसे को चकनाचूर कर दिया जिसे पूजा ने उसके लिए संवारा था। फिर वो वहम में आगे बढ़ा। उसने पूजा के गले पर चोट की और चीखें हवा में गुम हो गईं। वहां नहर के किनारे अंधेरा इतना गहरा था कि चंद लम्हों के बाद किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मुश्ताक ने अपनी योजनानुसार पूजा का सिर अलग कर दिया, एक ऐसा कृत्य जो सूखी हड्डियों की आवाज की तरह अंदर तक गूंजने लगा। और फिर बड़े बेरहम तरीके से उसने शव को टुकड़ों में बांधकर, बोरे में डालकर और पत्थर बांधकर नहर के गहरे पानी में फेंक दिया। उसकी चालाकी ये थी कि सिर अलग कर देने से पहचान की संभावना और भी मुश्किल हो जाएगी। उसने सोच समझकर हर कदम उठाया। ये सब कुछ इतना तेज और सुनियोजित था कि उसने शायद खुद भी महसूस नहीं किया कि उसके अंदर कितना अंधेरा उतर चुका था। जब उसने पूजा का धाड़ एक चादर में लपेटकर नहर के दूसरे हिस्से में छिपाया, तब भी उसके दिल में किसी तरह के पछतावे की किरण नहीं थी। सिर्फ भय और स्वार्थ की ठंडी तसल्ली थी कि अब उसका नाम सुरक्षित रहेगा। और वो भागकर उस रात के खामोशी में लौट आया, सोचते हुए कि सब सुरक्षित हो गया है। पर असलियत यही है कि मनुष्यता की जड़ें इतनी आसानी से मिटती नहीं। अगले कुछ दिनों में जब पूजा घर नहीं लौटी, तो उसकी बहन पुरमिला के भीतर एक अजीब सा डर बैठ गया। हर फोन की घंटी पर उसकी उम्मीद जल उठती और फिर बुझ जाती। वो बार बार पूजा के खो जाने की आशंका व्यक्त करती रही और अंततः 19 दिसंबर 2024 को उसने गुरुग्राम के सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी दर्ज कराई। ये वो कदम था जिसने पुलिस को जांच के लिए मजबूर कर दिया और मुश्ताक पर अविश्वसनीय दबाव डाल दिया। पुलिस ने कॉल डिटेल्स, मुलाकातों के समय और उसके वित्तीय लेन देन की पड़ताल की और पाया कि मुश्ताक और पूजा के बीच लगातार संपर्क रहा है। जब पुलिस ने उसे अस्थायी हिरासत में लिया तो वो शुरुआती समय में झूठ बोलता रहा। उसने सवालों के जवाब टालने की कोशिश की, पर सख्त पूछताछ और सबूतों का दायरा बढ़ा तो वो टूट गया। उसने आखिरकार कबूल किया कि उसने पूजा की हत्या की है और नहर में शव फेंका था।
लेकिन उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जो बचा हुआ पाया वो दर्दनाक और भयानक था। नादन्ना नहर के किनारे से पूजा का बिना सिर वाला शव बरामद हुआ और पूरा कस्बा, वो जो अभी कुछ दिन पहले तक अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर हंसता बोलता था, अब शोक और अफसोस की मुद्रा में था। पूजा का परिवार, खासकर उसके बच्चे, ऐसे सदमे के बीच फंस गए कि शब्द कम पड़ने लगे। खबर फैलते ही लोग कई तरह के सवाल उठाने लगे। कैसे एक रिश्ता ऐसे भी टूट सकता है? कैसे भरोसा इतनी जल्दी किसी के जीवन का अंत बन सकता है? समाज में बातचीतें तेज हुईं। कुछ लोग विवाह व्यवस्था, कुछ लोग कामकाज की मजबूरियां और कुछ लोग आर्थिक लाभ की लालसा को दोष देते हुए दिखे। वहीं दूसरी तरफ मुश्ताक की गिरफ्तारी और बात की स्वीकृति ने न्याय की संभावना को तो बढ़ाया, पर पूजा की यादों और उनके परिवार की अदृश्य चोटों को मिटा नहीं सका। पुलिस जांच में कुछ संदेहों और शुरुआती आरोप प्रत्यारोप के बीच लोकल मीडिया और परिचित लोग भी मामले की गुत्थी सुलझाने की जद्दोजहद में जुट गए, और समाज का वो हिस्सा जो अक्सर महिलाओं को स्वतंत्रता के लिए अपमानित करता रहा है, अब खुद इस घटना के बारे में चुप्पी और शर्म के बीच फंसा दिखा। इस बीच पुर्मिला की रातें अब भर भर कर बीतने लगीं। वो पूजा की हर छोटी बात याद कर रोती, उसके बच्चों के चेहरे बार बार उसकी आंखों में आते, और वो रातें जब पूजा ने बच्चों के लिए सपने देखे थे, सब कुछ अब टूट कर बिखर चुका था।